जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू एक्सेल में। तो पहली न्यूज़, पहली फाइनेंस की जो न्यूज़ है वो इंडियाज़ की एक्सटर्नल डेट से है। ठीक है, इंडिया ने जो एक्सटर्नल डेट ले रखा है, एक्सटर्नल डेट मतलब क्या होता है, जो हमने फॉरेन से, अब्रॉड से लोन जो भी प्रोक्योर किया होगा उसको एक्सटर्नल डेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों मार्च 2023 का और मार्च 2024 का कंपैरिजन है, तो आराम से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। मार्च 2024 में टोटल एक्सटर्नल डेट जो था इंडिया का वो $624 बिलियन था। ठीक है, $624 बिलियन था, जो बढ़ के हो गया है $663 बिलियन। तो याद रखिएगा ये फिगर, $663 बिलियन जो है इंडिया का लोन है। ठीक है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट है। ठीक है, तो चेंज कितना आया है, प्लस 39.7% में। ठीक है, तो लगभग 40% का चेंज आया है मार्च 2023 से मार्च 2024 तक के एक्सटर्नल डेट में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जितना जीडीपी आएगा उसमें डेट की हिस्सेदारी कितनी होगी, या डेट को सर्विस करने के लिए कितना पैसा जाएगा। तो ये मार्च में 19% जीडीपी की डेट थी, जो घट के हो गया है 18.7%। ठीक है, 18.7% हो गया है घट के मार्च 2024 में एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो गई है मार्च 24 में, तो $541 बिलियन हो गई है लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, और मार्च 2023 में पिछले साल कितनी थी, तो ये थी $495 बिलियन। ठीक है, $495 बिलियन से ये 45.67% बढ़ के 541.2% $541.2 बिलियन हो गई है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने ये देखी थी कि एक्सटर्नल डेट कितनी हो गई है, तो 663 बिलियन डॉलर्स हो गई है, और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा कितना हो गया है, 19 से घट के 18.7% हो गया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक्सटर्नल डेट के कंपोनेंट देखने हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डेट के कंपोनेंट मतलब क्या होता है, हमने कितना लोन डॉलर में लिया है, कितना लोन हमको रुपी में पे करना है, कितना लोन हमको येन में पे करना है, कितना लोन हमको एसडीआर में पे करना है, और कितना लोन हमको यूरो में पे करना है। ठीक है, आईएमएफ की जो यूनिट होती है वो एसडीआर होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा, इतना तो हम अज्यूम करके चल ही रहे हैं। ठीक है, तो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है वो 53% है। ठीक है, तो मान लीजिए 100 रुपये लिया है हम लोग ने, तो उसमें से 53 रुपये जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, मतलब हमको डॉलर में उसको चुकाना है, या डॉलर में लिया है और डॉलर में चुकाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल डेट में कॉम्पोनेंट किसका है, तो डॉलर का कॉम्पोनेंट है 53.8%। ठीक है, ये मार्च इस साल की ही बात हो रही है, तो एकदम लेटेस्ट डेटा है, आप ये परेशान ना होइएगा कि ये पुराना डेटा है। ठीक है, तो मार्च 2024 में बाई मंथली पॉलिसी आती है, तो आरबीआई ने अपनी एक्सटर्नल डेट की रिपोर्ट के बारे में बताया था। ठीक है, पॉलिसी तो बाद में आई थी, शायद जून जुलाई में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये आरबीआई की एक्सटर्नल डेट की रिपोर्ट थी, उन्होंने ये सारे आंकड़े जो है रिलीज किए हैं। ठीक है, इंडिया रुपी डिनोमिनेटेड डेट कितना है, मतलब जो एक्सटर्नल डेट है उसमें डॉलर का जो डिनोमिनेशन है वो 53.8% है, और रुपी डिनोमिनेटेड डेट कितनी है, तो 31.5%। ठीक है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड 53.8% है, मतलब 53 रुपये हमें डॉलर में चुकाने पड़ेंगे, और रुपी में कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो 31.5। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे रुपी में कौन लेता है, तो कई बार हम लोग ने देखा है कि कई बार एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे रूपी रूबल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया रशिया के बीच। ये क्या था, मतलब वो हमें डॉलर में रुपी में पे करेंगे, हम उन्हें रूबल में पे करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया था ताकि जो भी करेंसी इन्फ्लेशन है या करेंसी डिवैल्यूएशन से, डिप्रिसिएशन से, उनसे बचा जा सके। तो ये अग्रीमेंट हो जाता है जिसमें जो है अपनी ही करेंसी में पे किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने उनको पे किया रुपी में और उन्होंने हमें पे किया रूबल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंडिया रुपी डिनोमिनेटेड डेट कितनी है, तो 31.5% है। येन डिनोमिनेटेड परसेंट कितना है, येन कहाँ का है, तो येन जापान का है। ठीक है, जापान का जो येन है वो 5.8% है। उसके बाद एसडीआर डिनोमिनेटेड कितना है, 5.4%, और सबसे कम जो है डिनोमिनेटेड डेट वो है यूरो की 2.8%। ठीक है, यूरो में क्या पाउंड है, मतलब पाउंड तो ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में भी चलता है, पर यूरोपियन यूनियन की जो कॉमन करेंसी है वो यूरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एक्सटर्नल डेट के बारे में देखा, एक्सटर्नल डेट कितने के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो देखे, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है ये देखा, और लॉन्ग टर्म डेट देखा। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो इंडिया की एक्सटर्नल डेट कितनी है, तो $663 बिलियन है। ठीक है, मार्च 2024 में $663 बिलियन हुई है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो 18.7% है ये। लॉन्ग टर्म डेट कितनी हो गई है, 541.2% हो गई है, $541 हो गई है ये। ठीक है, जो हमारी एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट उसमें डॉलर डिनोमिनेटेड पैसा कितना है, तो डॉलर डिनोमिनेटेड डेट जो है वो हमारी 53.8% है, मतलब 50% की जो डेट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, हमें डॉलर में पे करना पड़ेगा।
उसके बाद है इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड डेट, जिसमें 30% 31.5% जो है वो इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड डेट है, ठीक है। उसके बाद येन डिनोमिनेटेड कितना है, 5% है, ये तो काफ़ी कम है, इसलिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि डॉलर डिनोमिनेटेड डेट चल रही है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में जो एक्सटर्नल डेट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, क्योंकि 53.8% जो एक्सटर्नल डेट है वो डॉलर में ली गई है। उसके बाद इंडियन रुपी में ली गई है डेट, जो कि 31.5% की परसेंटेज पे है। येन की जो डिनोमिनेटेड डेट है इंडिया में टोटल, वो 5.8% है। एसडीआर डिनोमिनेटेड 5.4% है, और यूरो डिनोमिनेटेड डेट है 2.8%। तो सबसे कम यूरो, सबसे ज़्यादा डॉलर, ठीक है। सबसे कम यूरो, सबसे कम यहाँ पे देखिए आप यूरो, और सबसे ज़्यादा डॉलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इकोनॉमी की अपनी न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से। तो आरबीआई ने अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है एपी होटा कमेटी, ठीक है, एपी होटा कमेटी टू सेटअप डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कौन सेटअप करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा हमारा, ठीक है। हमारा आरबीआई जो है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेट करेगा, और ये किसकी कमेटी में सेटअप होगा, तो ये एपी होटा साहब की कमेटी में ये सेटअप किया जाएगा, ठीक है। एपी होटा साहब की नाम की कमेटी है जो कि सेटअप करेगी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये क्या करेगी, ये जो रोज नए नए फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा कितना ही रोज ही कहीं ना कहीं कभी से डिजिटल अरेस्ट हो गए, कभी डिजिटल स्कैम हो गया, ठीक है, कभी डिजिटल स्पूफिंग हो गई, तो कुछ हुए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा, जिसकी कमेटी के हेड होंगे एपी होटा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनी है। एविएशन मतलब एयरप्लेन मार्केट, ठीक है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बनी है। पहले थर्ड पे कौन था, तो पहले थर्ड पे थी ब्राज़ील, ठीक है। तो इंडिया ने ओवरटेक किया है किसको, ब्राज़ील को, टू बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। यूएस और चाइना के बाद जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वो किसका है, वो इंडिया का है। किसको ओवरटेक किया गया है, तो ब्राज़ील को ओवरटेक किया गया है। याद रखिएगा, ये ब्राज़ील वाला जो डायमेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन ग्रे एरिया से ही पूछा जाता है, कि आप तो याद ही कर लेंगे कि पहले दूसरे पे कौन है, पर किसको हटा के तीसरे पे आइए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील को रिप्लेस किया है इंडिया ने to become world's third largest domestic aviation market after US and China, ठीक है। तो और ये इनके पीछे इसकी ग्रोथ के पीछे क्या कारण है, तो इसकी ग्रोथ के पीछे ये कारण है कि इंडिगो और एयर इंडिया जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड की हैं, अपनी क्रू को एक्सपैंड किया है, अपनी फ्लीट को एक्सपैंड किया है, जिसके चलते जो एविएशन मार्केट है, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, वो काफ़ी ब्रॉड हो चुका है और थर्ड नंबर पे आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडिया की ग्रीन एनर्जी ड्राइव के लिए लोन मिला है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $1.5 बिलियन लोन टू हेल्प इंडिया एक्सेलरेट लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए किससे लोन लिया है इंडिया ने, तो वर्ल्ड बैंक से ये लोन मिला है, ठीक है, फॉर लो कार्बन एनर्जी प्रोग्राम डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशंस, ठीक है। तो लो कार्बन एनर्जी प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया था पिछले साल, इस बार लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए फिर दिया है, जिसका जो क्वांटम है वो है $1.5 बिलियन, ठीक है। इससे पहले 2023 में ऑलरेडी $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया था, अब एक्स्ट्रा $1.5 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। किस चीज़ के लिए, लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, वगैरह वगैरह ये सब हो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कुछ न्यूज़ देखी, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म कौन सेटअप करेगा, आरबीआई सेटअप करेगी, ठीक है। क्या, जो रोकने के लिए, डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए किसकी कमेटी में ये फॉर्म हुई है, तो एपी होटा साहब की कमेटी में ये सेटअप किया जाएगा, ठीक है। एपी होटा साहब की कमेटी में ये सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट टाइम, इंडिया तीसरा लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बना है। इंडिया से पहले कौन था, तो इंडिया से पहले ब्राज़ील था, ठीक है। इंडिया से पहले ब्राज़ील था, अब इंडिया हो गया है। इंडिया के आगे कौन कौन है, इंडिया के आगे यूएस है और चाइना है, ठीक है। ये न्यूज़ हो गई अपनी। तीसरी न्यूज़ है, इंडिया को कौन ग्रीन हाइड्रोजन ड्राइव के लिए पैसे दिए हैं, किस मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ने लोन प्रोवाइड किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है। वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है कितना, $1.5 बिलियन का, किस लिए, ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है कोल से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो जो इंपोर्टेड कोल का शेयर है वो डिक्लाइन कर गया है, ठीक है। इंपोर्टेड कोल जो है उसका जो भी शेयर था वो डिक्लाइन कर गया है। हमने जो इंपोर्ट किया था कोल, उसकी जो क्वांटम है वो घट गई है। तो देख लेते हैं क्या इसका रेट है। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कोल, द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ शेयर ऑफ इंपोर्टेड कोल वॉज 13.9% फ्रॉम 2004-5 to 2013-14. It has been reduced to -2.29% from 2015 to 23-24, ठीक है। तो 13% से घट के लगभग अब ये 10% पे आ गया है, ठीक है। तो हम कितना कोल इंपोर्ट करते हैं अपना टोटल का, तो टोटल का लगभग 10% जो है इंपोर्टेड कोल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ है, इंपोर्टेड कोल क्यों कम हुआ है? क्योंकि नई एक पॉलिसी आई थी, ओपन जनरल लाइसेंस पॉलिसी, जिसके अंदर क्या हुआ था, कंज्यूमर्स या कंपनीज जो है इंडिपेंडेंटली इंपोर्ट कर सकती है कोल अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। तो इंडिपेंडेंटली अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है कोल तो उससे मतलब नहीं है इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कोल का उससे मतलब नहीं है, वो अपनी अपनी नीड के हिसाब से वो इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये बताया है कि जो शेयर ऑफ इंपोर्टेड कोल है वो घट गया है। पहले 13.94% तक था पिछले 10 सालों में, मतलब 2004 से 2014 के बीच में 13.9% था, वो घट के अब लगभग 10% हो गया, 10 से 10.5% हो गया है 2014 से 2024 के बीच में। क्योंकि ओपन जनरल लाइसेंस एक पॉलिसी आई थी जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, जो भी कंज्यूमर्स होंगे या कंपनीज होंगी वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोल जो है इंपोर्ट कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि बस एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इंपोर्ट कर लिया तो बस खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है कंज्यूमर्स या कंपनीज कोल को इंपोर्ट कर लेती हैं, ठीक है। कोल सेक्टर के बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। तो इंडिया जो है दुनिया का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, ठीक है। दुनिया का 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है इंडिया के पास, ठीक है। और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का। पहला कौन है? पहला चाइना है, ठीक है। ऑल इंडिया प्रोडक्शन ऑफ कोल ड्यूरिंग 23-24 वाज 997 मिलियन टन्स। तो लगभग 997 मिलियन टन जो है कोल प्रोड्यूस किया गया था 23-24 में, ठीक है। तो ये हमने कोल की बात कर ली और इंपोर्टेड कोल की बात भी कर ली। नेक्स्ट है एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। तो एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो फिनलैंड ने ये लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया है? लीस्ट डेवलप कंट्रीज के लिए लॉन्च किया है एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत लीस्ट डेवलप कंट्रीज में जो पॉवर्टी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इन सबको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है ये देख लेते हैं। ये एकमात्र मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है जो कि सपोर्ट करता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को टू अचीव पॉवर्टी रिडक्शन, ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, ठीक है। इसमें 51 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, WTO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज यूएनओप्स इज द ट्रस्ट फंड मैनेजर ऑफ एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है फिनलैंड जो है नया मेंबर बना है एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क का, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, एकदम पिछड़े हुए देश हैं, सोमालिया हो गया, युगांडा हो गया, ठीक है, ये सब कजाकिस्तानी, सेंट्रल एशिया में कोई कंट्री है बहुत पिछड़ी हुई? नहीं, सेंट्रल एशिया में तो सब ठीक ही हैं जो, हाँ सेंट्रल एशिया में ठीक है, मतलब मेजरली जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं या आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे वानताउ हो गए वहाँ, वो जो पैसिफिक ओशन में हैं, ठीक है, ये सब हो गई कंट्रीज, पलाऊ हो गई, ये सब जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए फिनलैंड आगे आया है और एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में वो ज्वाइन किया है। एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है? ये एकमात्र मल्टीलैटरल पार्टनरशिप है जो कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज को पॉवर्टी कम करने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में, ट्रेड के माध्यम से मदद करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कौन सा लेटेस्ट एंट्रेंट है, इसमें लेटेस्ट कंट्री कौन सी है? तो फिनलैंड है, ठीक है। एक बार सारी न्यूज़ फिर से देख लेते हैं। तो इंपोर्टेड कोल इंडिया का कितना हो गया है? पहले 13% था 2004 से 2014 तक, ठीक है। अब वो घट के लगभग 10.5% हो गया है इंपोर्टेड कोल। क्यों? क्योंकि ओपन जनरल लाइसेंस की वजह से, ठीक है। कोल सेक्टर इन इंडिया इस बार कितना कोल प्रोड्यूस हुआ है? तो लगभग 997 मिलियन टन, 997 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। एनहांस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क क्या है? ये 51 कंट्रीज की एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर क्या होता है, लीस्ट डेवलप LDCs जो है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, उनको पॉवर्टी रिडक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसमें लेटेस्ट कंट्री ज्वाइन होने वाला कौन है? तो वो फिनलैंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक क्राइसिस इन बोलीविया। तो बोलीविया में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, तो हम लोग बोलीविया के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बोलीविया में माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज माउंटेन्स है। आप जानते होंगे एंडीज माउंटेन जो है ये
साउथ अमेरिका में है, और रॉकीज माउंटेन्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा यूएस में, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन्स जो है ये इधर एंडीज माउंटेन्स ये पूरा ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक एक पूरी रेंज है बहुत बड़ी सी, ठीक है। कोलंबिया से होती हुई इक्वेडोर, पेरू, चिली, बोलिविया होते हुए अर्जेंटीना होते हुए पूरी यहाँ पे एंडीज माउंटेन्स है। सबसे हाईएस्ट रेंज कौन सी है बोलिविया की, तो माउंट सजामा, ठीक है। माउंट सजामा हाईएस्ट रेंज है माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा, माउंट सजामा जो है हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ पे, बोलिविया में, ठीक है। तो बोलिविया में यहाँ मैप पे देख लेते हैं, तो बोलिविया किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है। तो बोलिविया देखिए पहले एक लैंडलॉक कंट्री है, और वो किससे बॉर्डर शेयर करती है, नॉर्थ वेस्ट में पेरू है, नॉर्थ में ब्राज़ील है, नॉर्थ ईस्ट में भी ब्राज़ील है, ऑलमोस्ट ईस्ट में भी ब्राज़ील है, साउथ ईस्ट में पैराग्वे है, साउथ में अर्जेंटीना है, और साउथ वेस्ट में चिली है, ठीक है। तो बोलिविया किससे किससे, पेरू, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पे मेजर रिवर जो है वो है मादरे, पैराग्वे, मेमोर, ठीक है। मादरे, पैराग्वे और मेमोर जो है यहाँ पे मेन रिवर्स हैं, जो कि पैराग्वे में जाते हुए यहाँ यूरुग्वे से होते हुए साउथ अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, ठीक है। यहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट भी हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है लेक टिटिकाका की, जो बोलिविया और पेरू में है। ये सेकंड हाईएस्ट लेक है और हाईएस्ट नेविगेशनल रिवर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊंची लेक है जहाँ पे नेविगेशन हो सकता है, ठीक है। नेविगेबल रिवर, हाईएस्ट नेविगेबल रिवर है लेक टिटिकाका में, ठीक है। तो लेक टिटिकाका हाईएस्ट नेविगेबल लेक है जो कि साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है, तो बोलिविया और पेरू से ये लेक टिटिकाका जो है शेयर किया जाता है, ठीक है। इट इज सेकंड लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका आफ्टर लेक मारासाइबो। मारासाइबो कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है, याद रखिएगा। लेक मारासाइबो कहाँ है, तो ये वेनेजुएला में है, ठीक है। और हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो टिटिकाका है, जो कि शेयर किया जाता है पेरू और बोलिविया के बीच, पेरू और बोलिविया के बीच, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, तो बोलिविया किसे किसे बॉर्डर शेयर करता है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। हाँ, तो किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ वेस्ट में पेरू से, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में ब्राज़ील से, साउथ ईस्ट में पैराग्वे से, साउथ में अर्जेंटीना से और साउथ वेस्ट में चिली से, ठीक है। तो आपको याद रखना है बोलिविया की ज्योग्राफिकल लोकेशन। और बोलिविया में क्या है, तो लेक टिटिकाका है जो कि शेयर किया जाता है पेरू से, ठीक है। और जो रिवर्स है यहाँ पे वो मादरे, पैराग्वे और मेमोर है। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट सजामा है, ठीक है, जो कि एंडेज माउंटेन रेंजेस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है न्यूजीलैंड से आ रही है। तो न्यूजीलैंड ने बासमती राइस को रिजेक्ट कर दिया है। जीआई टैग जो बासमती राइस को मिला है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है न्यूजीलैंड द्वारा, ठीक है। जीआई टैग ऑन बासमती राइस रिजेक्टेड बाय न्यूजीलैंड। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि राइस जो है, जो बासमती राइस है वो बांग्लादेश भी उगाता है, वो पाकिस्तान भी उगाता है, थोड़ा बहुत नेपाल भी उगाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअल में जो इंडिया का बासमती राइस है वो और बासमती राइस से कैसे डिफरेंट है। तो इसलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है बासमती राइस का वो रिजेक्ट कर दिया गया है न्यूजीलैंड द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने भी पहले रिजेक्ट कर दिया था सेम ग्राउंड पे, ठीक है। तो याद रखिएगा बासमती राइस को रिजेक्ट कर दिया गया है जीआई टैग के लिए, किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। न्यूजीलैंड हैज रिजेक्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क सिमिलर टू जीआई टैग ऑन बासमती राइस, ठीक है। एक सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क होता है जो कि सिमिलर होता है जीआई टैग के। तो बासमती राइस पे वो सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क की मांग करी गई थी न्यूजीलैंड से इंडिया द्वारा, तो न्यूजीलैंड ने इसको डिक्लाइन कर दिया है, साइटिंग द रीजन दैट राइस इज ऑल्सो ग्रोन आउटसाइड इंडिया, मेनली इन कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया ओनली लाइक पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इसकी वजह से बासमती राइस पे जो टैग मिलना था, सर्टिफिकेशन मिलना था, वो नहीं मिल पाया है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी यही हवाला देकर, यही रीज़न देकर कि बासमती राइस और भी जगह उगता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं उगाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ट्रेड सर्टिफिकेशन मार्क नहीं मिल पाया है बासमती राइस को, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट एजेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपीडा है ये कब बनी थी, ये 1985 में बनी थी। ये मेनली क्या करती है, ये एक्सपोर्ट करती है इंडियन प्रोडक्ट्स को अब्रॉड में, ठीक है। तो जो भी सर्टिफिकेशन होता है, जो भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो अपीडा के अंदर आती है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये किसके अंदर, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है, याद रखिएगा।
ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इसका काम एक्सपोर्ट करना है, कॉमर्स वाला काम है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है ये अथॉरिटी, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या करती है, ये एक्ट करती है सेक्रेटेरिएट ऑफ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड, ठीक है। नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड क्या है, ये एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो याद रखिएगा अपीडा के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। तो रिसेंटली नीति आयोग ने लॉन्च किया है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज एज पार्ट ऑफ ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, ठीक है। तो अभी पहले ई फास्ट के बारे में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि नीति गियर शिफ्ट चैलेंज नीति आयोग के साथ किसने किसने लॉन्च किया है। तो ये इट वॉज लॉन्च बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद IIM बैंगलोर, स्मार्ट फ्रेट सेंटर, कॉल स्टार्ट, ड्राइव टू जीरो एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, ठीक है। तो इतने लोग इन्वॉल्व है इसमें, नीति आयोग के साथ IIM बैंगलोर जो है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ई फास्ट इनिशिएटिव क्या है, ई फास्ट इनिशिएटिव जो है ये जो रोड से कार्बन एमिट हो रहे हैं उसको डीकार्बनाइज करने की बात हो रही है, ठीक है। तो रोड से कैसे डीकार्बनाइजेशन होगा, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करेंगे फ्रेट में, पैसेंजर सर्विसेज में, तब जाके जो कार्बन एमिट होता है रोड पे कार्स में से वो कम हो पाएगा, ठीक है। तो ई फास्ट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अर्जेंट नीड टू डीकार्बनाइज रोड बेस्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट है, जो माल गाड़ी जाती है, मतलब जो गाड़ियाँ माल लेके जाती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, तो उसको दूर करने के लिए ई फास्ट इनिशिएटिव लाया गया है। और ई फास्ट के अंदर नीति गियर शिफ्ट चैलेंज आया है, ठीक है। नीति आयोग का गियर शिफ्ट चैलेंज लाया गया है जो कि एक्सेलरेट करेगा ट्रांजिशन टू क्लीन एंड ग्रीन फ्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो ग्रीन बनाने के लिए, उनको हरी बनाने के लिए, हरी मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ में प्लांट लगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। सॉरी, पेड़ में प्लांट लगा देंगे, कह रहे मतलब कार्स में प्लांट लगा देंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं उनमें प्लांट्स लगा देंगे तो वो हरे हो गए, नहीं नहीं, मतलब ये है कि जो भी पॉल्यूटिंग पेट्रोल एमिटिंग कार्स हैं या फ्यूल बेस्ड कार्स हैं उनको ई फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उनको ई बसेस में, ई ट्रक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तब वो ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेट ट्रांसपोर्ट तब ग्रीन और क्लीन फ्रेट ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हासिल करने के लिए नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है, किसके साथ मिलके, IIM बैंगलोर के साथ मिलके, ठीक है। फिर से एक बार न्यूज़ देख लेते हैं, सारी दोनों न्यूज़ जो हम लोग ने बातचीत की है जिसमें। तो सबसे पहले है कि न्यूजीलैंड ने रिजेक्ट कर दिया है सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क फॉर बासमती राइस, साइटिंग द रीजन दैट इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच ग्रोज बासमती राइस, ठीक है। अर्लियर ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑल्सो रिजेक्टेड इंडियाज रिक्वेस्ट ऑन द सेम ग्राउंड, ठीक है, ये बात हो गई। और एक्सपोर्ट के मामले में कौन सी एजेंसी है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि बनी थी 1985 में, ठीक है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारा फ्रेट सेक्टर है, रोड फ्रेट सेक्टर है, उसको क्लीन और ग्रीन बनाया जा सके। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, तो इसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है, इसमें IIM बैंगलोर इन्वॉल्व है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, ठीक है, स्मार्ट फ्रेट इंडिया सेंटर इन्वॉल्व है। और ये किसके अंदर लॉन्च किया गया है, तो ये ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है, ई फास्ट इंडिया इनिशिएटिव के अंदर ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ग्रीनियम से रिलेटेड। तो ग्रीनियम क्या है, ये ग्रीन प्रीमियम है। ग्रीन प्रीमियम क्या होता है, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जो प्रीमियम भरा जाता है वो उसको ग्रीन प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे किसी ने किसी कंपनी ने उधार लिया और ये बोल के लिया कि ये जो उधार का पैसा है, जो भी डेट हम रेस कर रहे हैं, जो भी मनी रेस कर रहे हैं, वो सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जाएंगी, ग्रीन एक्टिविटीज़ में ही लगाए जाएंगे, तो ऐसे डेट को ग्रीन डेट कहेंगे। और उस पर जो प्रीमियम भरा जाता है उसको ग्रीनियम कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, उसको ग्रीनियम कहा जाता है, ठीक है, उसको ग्रीनियम कहा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 23-24 में बोला गया है, इंडियन सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स हैव हार्डली रिसीव्ड एनी ग्रीनियम फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। मतलब किसी भी मतलब बहुत कम इंडियन कंपनीज हैं जो कि ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च की हैं, और उनसे जो आने वाला ग्रीनियम है, मतलब ग्रीन प्रीमियम है जो, वो बहुत ही कम आया है। क्योंकि जो इंडिया के सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स मतलब कौन से बॉन्ड है, जिनका मनी जो रेज हुआ है वो ग्रीन एक्टिविटीज़ में गया हो, उसको सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। और उससे रिसीव जो प्रीमियम होता है
उसको ग्रीनियम कहते हैं। तो ग्रीनियम बहुत लो आया है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे का कहना है, 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, उनका ये कहना था कि इंडियन सोवरिन ग्रीन बॉन्ड्स में हार्डली कोई ऐसा ग्रीनियम आया है फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब हमने आपको बता दिया, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें कि जो डेट रेस की गई है वो सिर्फ ग्रीन एक्टिविटीज़ या ग्रीन टेक्सोनॉमी के लिए खर्च की जाती है, उसको कहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स। और उसके रिलेटेड प्रीमियम को क्या कहते हैं, ग्रीनियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है एंजल टैक्स से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अबॉलिश किया है एंजल टैक्स इन यूनियन बजट 24-25, ठीक है। एंजल टैक्स क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई अपना कंपनी लॉन्च करनी है, कोई स्टार्टअप लॉन्च करना है, मान लीजिए आपको एक दुकान खोलनी है, दुकान खोलने के लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। पर 5 लाख रुपए तो है नहीं आपके पास, तो कोई आपके लंदन वाले चाचा हुए, ठीक है, न्यूयॉर्क वाले मामा हो गए, या गुड़गांव वाले कोई मौसा हो गए, ठीक है, जो अमीर हो वो बोलेंगे चल बेटा तू दुकान लगा ले और हम आपको 3 लाख रुपए दे देंगे। तो ये जो 3 लाख वाले चचा हैं, 3 लाख वाले मौसा जी हैं, जो भी हैं, इनको हम एंजल कहते हैं, ठीक है, इनको एंजल कहते हैं। और जो पैसा इनसे मिलता है उन पे टैक्स लगता था पहले, उसको हम एंजल टैक्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम एंजल टैक्स कहते हैं। जो पैसा हमने उधार लिया था आउट ऑफ रिलेशन, की किसी जान पहचान ने दे दिया था कि तुम धंधा शुरू कर लो, हम तुमको पैसा दे देंगे, तो उस पे जो टैक्स लगता था उसको एंजल टैक्स कहते थे। तो अब एंजल टैक्स क्या हो गया है, अब टैक्स फ्री हो गया है, अब एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। एंजल टैक्स कौन रेज करता था, मेनली एंजल टैक्स इज अ टैक्स दैट मस्ट बी पेड बाय अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक है। तो जो अनलिस्टेड कंपनीज बोरो करती थी एंजल से, मतलब जो भी अपने रिलेशन में किसी से बोरो कर लिया, by issuing shares in off market transactions if it exceeds fair market value of company, ठीक है। पर तो ये एंजल टैक्स होता था। एंजल टैक्स में क्या होता था कि मान लीजिए आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, कंपनी बनानी है, कोई दुकान खोलनी है, तो हमने आपको बताया एग्जाम्पल में कि 5 लाख रुपए आपको चाहिए, लेकिन आपकी दुकान जो है वो 3 ही लाख में खुल जाएगी, फिर भी आपने 4 लाख लोन ले लिया, फिर भी आपने 4 लाख एंजल टैक्स मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास। तो ये जो 4 लाख है, एक्स्ट्रा 1 लाख है ना, मतलब दुकान आपकी 5 लाख में खुल जानी थी, पर आपने सॉरी दुकान आपकी 3 लाख में खुलनी थी, पर आपने 4 लाख लोन ले लिया, तो ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा लिया है आपने, वैल्यूएशन के 1 लाख एक्स्ट्रा हुए हैं, उस पर एंजल टैक्स पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, ये मतलब बिलो द मार्केट या ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे कोई भी रेगुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो है एंजल टैक्स लग जाता था। तो ये अब एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है। एंजल टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2012, 2012 में एंजल टैक्स आया था थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द एम ऑफ कंट्रोलिंग मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। क्या होता था, मनी लॉन्ड्रिंग में लोग बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए, अब उनको छुपाने की जगह नहीं है, तो क्या करते थे, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते थे, ठीक है। अब 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग में आ गए, अब क्या करें। तो अब जान पहचान में कोई ना कोई तो दुकान खोल ही रहा होगा, कोई ना कोई स्टार्टअप खोल ही रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेसमैन बन ही रहा होगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देते थे। तब 2012 से पहले इनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता था, नाम का नाम हो गया कि हम एंजल इन्वेस्टर हैं, और साथ ही साथ टैक्स भी नहीं भरना पड़ता था। पर 2012 में क्या हुआ कि जो भी फेयर मार्केट वैल्यूएशन से, फेयर मार्केट वैल्यू अगर कोई भी कंपनी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टमेंट हो गई है, तो उस पर एंजल टैक्स पड़ जाता था। 2012 से ये चीज़ आई थी, प्रोविजन आया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो उसी को हटा के अब हटा दिया गया है, मतलब एंजल टैक्स को अब हटा दिया गया है यूनियन बजट 24-25 में। तो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी होगी, देखिए यहाँ पे एंजल टैक्स में 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो जो कंपनी होगी बोरो करने वाली, एंजल इन्वेस्टमेंट रिसीव करने वाली, वो अनलिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, वो अनलिस्टेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लिस्टेड है NSE में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, कहीं पे लिस्ट नहीं होनी चाहिए, वो अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। जो भी डेट रेज हो रही है, जो भी एंजल इन्वेस्टमेंट रेज हो रही है, वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जाके हो रही है, ठीक है। मार्केट मतलब मार्केट क्या होता है, जहाँ पे डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला लगता है। जहाँ पे डिमांड सप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगता, जहाँ पे आपसी जान पहचान में जो है लोन रेज किया जाता है, उसको ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ अगर वो फेयर मार्केट वैल्यूएशन को एक्सीड कर जाती है, ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू को एक्सीड कर जाता है वो एंजल इन्वेस्टमेंट, तब ये एंजल टैक्स जो है एग्जिस्टेंस में आएगा, ठीक है। अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है वो ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन, मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कम है फेयर मार्केट वैल्यूएशन से, तो उन पे एंजल टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे आप, ये कौन डिसाइड करता है फेयर मार्केट वैल्यू? तो वहाँ पे ऑडिटर्स होते हैं, ठीक है, सर्वेयर्स होते हैं, असेसर्स होते हैं, वो यही सब काम करते हैं, ठीक है। तो ये एंजल टैक्स तब आता है जब एक कोई कंपनी जो कि अनलिस्टेड हो, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो और फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा एंजल इन्वेस्टमेंट रिसीव कर ले, तब एंजल टैक्स लगता था। 2012 में शुरू किया गया था और अब जाके वो 24-25 के बजट में उसको एबॉलिश कर दिया गया है। अब कोई भी एंजल इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कुछ बात कर लेते हैं। अभी हम लोग ने फाइनेंस एंड इकोनॉमी देखी थी, अब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है चेंज 6 की, ठीक है। ये एक्चुअली चैंग 6 है, क्योंकि ये चाइना का मून मिशन है, ठीक है। ये चाइना का लूनर मिशन है जो कि डार्क साइड ऑफ मून में सॉफ्ट लैंडिंग करा है, ठीक है। बहुत पहले ही कर लिया था, 2019 में कर लिया था, पर अभी इसने क्या किया है, इसने मून से सैंपल्स लाए हैं, ठीक है। मून के फार साइड मून जो है, जहाँ पे इंडिया का भी चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया है, वहाँ से क्या किया गया है, इन्होंने वहाँ से सैंपल्स लाए हैं अर्थ पे पहली बार, ठीक है। तो चांगे 6 ने क्या किया है, सक्सेसफुली ब्रॉट बैक टू अर्थ द सैंपल्स कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। तो मून के फार साइड से एक सैंपल्स लाने वाला है, ऐसा ये पहला जो है पहला लूनर मिशन बना है, ठीक है, चांगे 6, ठीक है, चांगे 6 डार्क साइड ऑफ द मून से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये चांगे 6 जो है चाइना का है, ठीक है। चांगे 6 कब लॉन्च किया गया था, ये 2019 में लॉन्च किया गया था ऑन फार साइड ऑफ मून। चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। क्या करने के लिए, फार साइड में लैंडिंग करने के लिए, सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू डू सो, ठीक है। तो उसी चांगे 6 मिशन ने क्या किया है, सैंपल्स कलेक्ट करके लाया है मून से अर्थ पे, ठीक है। कौन से साइड से मून से, तो डार्क साइड मून के, मून का जो फार साइड है जो हमें नहीं दिखता है, वो उस तरफ से लाया है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस मैत्री मिशन। तो नासा, अरे सॉरी, इंडिया के इसरो ने, इंडिया के एनएसआईएल ने, नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, और ऑस्ट्रेलिया के स्पेस मशीन्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें ये लॉन्च करेंगे सेकंड ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट और स्पेस मशीन्स कंपनी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्पेस मैत्री मिशन साइन हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये किसके किसके बीच है स्पेस मैत्री मिशन, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मिशन है, ठीक है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मिशन है, याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो चांगे 6 क्या है, ये चाइना का मिशन है जो कि लूनर, चाइना का लूनर मिशन है, जहाँ जिसने क्या किया है, फार साइड ऑफ द मून से सैंपल्स कलेक्ट करके लाया है अर्थ पे, ठीक है। फार साइड ऑफ द मून से सैंपल्स कलेक्ट करके लाया है अर्थ पे, कौन, चांगे 6 मिशन। कब लॉन्च हुआ था ये, 2019 में लॉन्च हुआ था। इन्होंने क्या किया था, तो चाइना हैड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। तो ये चांगे 6 की बात हो गई। नेक्स्ट है स्पेस मैत्री मिशन। इसमें ये किससे किसके बीच है, तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ऑप्टिमस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने स्पेस मैत्री मिशन के बारे में देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलके ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेंगे, ठीक है। स्पेस मैत्री मिशन क्या है, इट्स फुल नेम इज मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। ये मैत्री का फुल फॉर्म है, मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें क्या है, इट एम्स टू प्रमोट क्लोज रिलेशन बिटवीन कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट स्पेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टू कंट्रीज इन द स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर में आपस में दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट करेंगे, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट दोनों ही स्पेस सेक्टर के जो भी इंस्टीट्यूशन है वो आपस में कोलैबोरेट करेंगे और स्पेस सेक्टर की तरफ, स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट में काम करेंगे। कौन कौन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा स्पेस मैत्री मिशन किसके किसके बीच है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मिशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड। तो इसरो ने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट किया है थर्ड कंसेक्यूटिव लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है, पहले क्या होता था स्पेस में, ये एक व्हीकल हुई, लॉन्च व्हीकल थी, मान लीजिए PSLV है, ठीक है, PSLV है,
इसको ऊपर भेजा गया स्पेस में, तो ये फिर उसके बाद ये ऑर्बिट में वहाँ घूमने लगता था, ठीक है, या नीचे आके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, ठीक है। पर अब ऐसे लॉन्च व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं जो रीयूजेबल है, ठीक है, उनको कई बार भेजा जा सकता है। तो पुष्पक रीलॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उनमें से एक है, जो कि डिज़ाइन किया गया है एज ऑल रॉकेट एंड फुली रियूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल। मतलब सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट है, किसी को ऑर्बिट में, मतलब स्पेस की ऑर्बिट में, किसी स्पेस की किसी भी ऑर्बिट में किसी को किसी मिसाइल को प्लेस करना है या किसी सैटेलाइट को प्लेस करना है, तो पुष्पक RLV से हो जाएगा, ठीक है। और ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, मतलब एक बार नहीं, आप कई बार, दसों बार इसमें जो है सैटेलाइट्स फिट करके भेज सकते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो ये पुष्पक जो है रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपसे यही पूछा जाएगा कि पुष्पक क्या है, तो आपको याद रखना है पुष्पक है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ये सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, मतलब सिंगल स्टेज में ही ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करके आएगा, ठीक है, या रॉकेट को कैरी करेगा। सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल है, फुली रियूजेबल है, पूरी तरीके से रियूजेबल है, और इसरो ने अभी इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग की है, थर्ड कंसेक्यूटिव लैंडिंग की है, मतलब ये सक्सेसफुल हो ही गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा पुष्पक क्या है, पुष्पक जो है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ है पेंच टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो पेंच टाइगर रिजर्व में एडवांस AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। तो एडवांस AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में, ताकि वहाँ पे जैसे ही आग लगे, जंगल में जैसे ही आग लगे, तुरंत पता चल जाए और आग को बुझाया जा सके, क्योंकि फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के जो भी इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल सिनेरियो है, उसमें फॉरेस्ट फायर बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है, जिससे डील करना ज़रूरी है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, कितने ही पेड़ चले जाते हैं, कितने ही जानवर झुलस के मर जाते हैं, कितना सॉइल बर्बाद हो जाता है, ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाता है इसी की वजह से, ठीक है, सॉइल डैमेज हो जाती है इसी की वजह से, आग लगने की वजह से, ठीक है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व में एडवांस AI सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसके चलते क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन होगा फॉरेस्ट फायर्स का, ठीक है। पंच टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो पंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये सतपुड़ा हिल्स में है। सतपुड़ा हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये लोअर पार्ट में है, सदर्न पार्ट में है सतपुड़ा हिल्स, नर्मदा सॉरी विंध्या हिल्स के साउथ में सतपुड़ा हिल्स है, ठीक है, विंध्या हिल्स के साउथ में सतपुड़ा हिल्स है, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में है, और ये जाता है कहाँ तक, नागपुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र तक, ठीक है। तो ये ट्रांस बाउंड्री हिल्स है, ठीक है, सतपुड़ा हिल्स। तो सतपुड़ा हिल्स में पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क है, इसको डिक्लेयर किया गया था 1975 में, टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था 1992 में। इसकी मेन खासियत ये है कि पेंच रिवर जो है ये टाइगर रिजर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पेंच रिवर यहीं से निकलती है, ठीक है। आप अगर जानते होंगे रुडयार्ड किपलिंग साहब को, तो उनकी जो बुक है जंगल बुक, उनमें उसमें जो रेफरेंस है वो पेंच टाइगर रिजर्व का ही है, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग साहब जो बच्चों के लिए किताबें लिखते थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जंगल बुक, इंडिया में थे वो कुछ टाइम के लिए, तो उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व को रेफरेंस बना के जंगल बुक में उसका रेफरेंस दिया है पेंच टाइगर रिजर्व का, ठीक है। तो पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल किया गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। ये कहाँ पे है पेंच टाइगर रिजर्व, ये सतपुड़ा हिल्स मध्य प्रदेश में है। कब बना था नेशनल पार्क, 1975 में बना था। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे 92 में दिया गया था। मेन रिवर जो बहती है वो पेंच रिवर है, जो कि डिवाइड करती है टाइगर रिजर्व को दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। तो ये IMF ने रिलीज किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड ऑन इट्स वेबसाइट, ठीक है। इट ट्रैक्ड 174 इकोनॉमीज ग्लोबली फॉर AI रेडीनेस, ठीक है। तो AI रेडीनेस को ट्रैक करने के लिए जो है ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। इंडिया में इसकी रैंक कितनी है, तो इंडिया में इसकी रैंक है 72nd, ठीक है। इंडिया रैंक है 72nd, ठीक है। चाइना 31st पे है, ठीक है, चाइना 31st पे, ऑब्वियसली चाइना 31st पे ही होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसकी इनिशिएटिव है, ये किसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की या यूनेस्को की इनिशिएटिव नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है IMF द्वारा बनाया गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है।
और ये क्या करेगा, ये जो इकोनॉमीज़ है, ग्लोबल इकोनॉमीज़ है, ग्लोबल कंट्रीज़ है, उनको उनकी एआई रेडीनेस के लिए ट्रैक करेगा, वो कितने ही रेडी हैं एआई को अडॉप्ट करने के लिए, एआई से डील करने के लिए, एआई से काम करवाने के लिए, एआई में काम करने के लिए। ये सारी चीज़ें ट्रैक करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसको लॉन्च किया है आईएमएफ ने, ठीक है। इंडिया में इसकी रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 72, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 72, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं न्यूज़ अपनी। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पेंच टाइगर रिजर्व में क्या हुआ है, पेंच टाइगर रिजर्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल किया गया है, एआई इंस्टॉल किया गया है, किस चीज़ के लिए, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। पेंच के बारे में कुछ बातें हम लोग ने देखी थी, फिर से देख लेते हैं। पेंच कहाँ पे है, पेंच सतपुड़ा हिल्स में है। सतपुड़ा हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो कि एक्सटेंड होता है नागपुर, नासिक महाराष्ट्र में भी, ठीक, सॉरी नागपुर महाराष्ट्र में भी। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क बना है 1975 में। टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको 92 में दिया गया है। मेन रिवर जो पेंच टाइगर रिजर्व से बहती है वो पेंच रिवर है, जो कि डिवाइड करती है पेंच रिवर टाइगर रिजर्व को दो पार्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, रिलीज किया है, तो ये डैशबोर्ड जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज़ किया है। इसका काम क्या होगा, तो ये जो 174 ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, उनको एआई प्रिपेयर्डनेस के लिए ट्रैक करेगा। वो जो कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ हैं, वो कितनी एआई रेडी हैं उनको ट्रैक करेगा। इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है 72nd, चाइना काफ़ी ऊपर है 31st पे है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ है मालवेयर से रिलेटेड। तो स्नो ब्लाइंड एक नया मालवेयर आया है, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि टारगेट कर रहा है एंड्रॉयड फोन्स को, ठीक है। बस स्नो ब्लाइंड याद रखिएगा, स्नो ब्लाइंड क्या है, तो ये एक मालवेयर है, ठीक है, ये एक मालवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है सीबेक्स 2। सीबेक्स 2 क्या है, ये जो है ये नया एक्सप्लोजिव डिवाइस है, ठीक है, नया एक्सप्लोजिव है सीबेक्स 2, विच इज़ 2.01 टाइम्स मोर लीथल दैन स्टैंडर्ड ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ठीक है, ट्राई नाइट्रोल्यूटिन से ये दुगना टाइम्स जो है एक्सप्लोजिव है सीबेक्स 2, ठीक है। सीबेक्स 2 क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट पे एक्सप्लोड करता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ये एक्सप्लोड कर जाता है सीबेक्स 2, ठीक है। तो याद रखिएगा सीबेक्स 2 क्या है, सीबेक्स 2 इंडिया ने डेवलप किया है, नया एक्सप्लोजिव है, ठीक है, नया एक एक्सप्लोजिव है जिसकी क्षमता जो है दुगनी है स्टैंडर्ड ट्राई नाइट्रोट्यूलिन से, ठीक है, ट्राई नाइट्रोट्यूलिन से, ठीक है। उसके बाद है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी। तो जापान ने अपनी येन की बैंक नोट्स में क्या किया है, 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया है, ताकि जो भी फेक करेंसीज है, काउंटरफीट करेंसीज है, उनको डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो होलोग्राम जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं कॉपी करने में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं अपने यहाँ की वो जो वेब सीरीज बनी थी ना शायद फर्जी नाम की, जिसमें बैंक की नोट्स को वो कॉपी करता है, ठीक है, जो भी आर्टिस्ट है वो कॉपी कर लेता है। तो क्यों क्यों कॉपी करता है, क्योंकि इंडिया की बैंक नोट्स में 3D होलोग्राम नहीं है। 3D होलोग्राम होगा तो फर्जी की फर्जी ही हो जाएगी, ठीक है, फर्जी की फजीहत हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो याद रखिएगा 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी किसने यूज़ की है, तो जापान ने यूज़ किया, जापानीज सेंट्रल बैंक ने, जो यहाँ की येन करेंसी है उनमें 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं स्नो ब्लाइंड क्या है। स्नो ब्लाइंड एक मालवेयर है। सीबेक्स 2 क्या है, सीबेक्स 2 एक एक्सप्लोजिव है, जो कि 2 टाइम्स मोर एक्सप्लोजिव दैन ट्रेडिशनल ट्राई नाइट्रो ट्यूलिन, ठीक है, और ये नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है, ठीक है। 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी किसने इंस्टॉल किया है, तो जापान में येन की नोट्स हैं, जो येन करेंसी जो है उसमें 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को काउंटरफीट करना, उनको फेक बनाना या उनके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को कॉपी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इन्फ्लीमेन से रिलेटेड। तो इन्फ्लीमेन क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी लॉन्च किया है इन्फ्लीमेन। ये क्या है, इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस नेटवर्क, ठीक है। तो ये इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस नेटवर्क है इन्फ्लीमेन, ये एक नेटवर्क है जिसका नाम है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस, ठीक है। तो ये जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम है। इसमें क्या होगा, इसमें लीवर और मेटाबॉलिक डिजीजेस पर रिसर्च होगी, आपस में साइंटिफिक एक्सचेंज होंगे, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। ये सब सारा काम होगा इन्फ्लीमेन से। याद रखिएगा इन्फ्लीमेन कोई मेन के लिए नहीं है, बल्कि एक लीवर और मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए एक रिसर्च नेटवर्क है, ठीक है। किसने मिलकर बनाया है, तो इंडिया ने और फ्रांस ने, ठीक है। एफ से याद रखिएगा फ्रांस और IN से याद रखिएगा इंडिया। मेन से ये मत याद रखिएगा कि पता नहीं क्या है, ये मेटाबॉलिक डिजीजेस का एक नेटवर्क है, ठीक है। तो LI से क्या है, LI से लीवर है,
LI से लीवर है, ME से क्या है, ME से मेटाबॉलिक डिजीजेज है और N से नेटवर्क है। तो याद रखिएगा इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेज नेटवर्क है इन्फ्लीमेन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम है, जिसमें क्या होगा, साइंटिफिक एक्सचेंजेस होंगे और जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जाएंगे, ठीक है। इट इज एस्टैब्लिश एट इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में ये इस्टेब्लिश किया गया है इन्फ्लीमेन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन से। तो कोट डे आइवर एक कंट्री है वहाँ पे, आइवरी कोस्ट जिसको जाना जाता है, उन्होंने लॉन्च किया है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया से फाइट करने के लिए कोट डे आइवरी ने ये एक लॉन्च किया है, कोट डे आइवर ने एक वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम है R21/मैट्रिक्स एम वैक्सीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको किसने डेवलप किया है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके जो है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन लॉन्च की है जो कि मलेरिया के अगेंस्ट फाइट करेगी। और कौन सी कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया है, कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है, तो अफ्रीकन कंट्री है कोट डे आइवर या आइवरी कोस्ट, तो उन्होंने लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है कि R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किसके लिए है, तो एम से याद रखिएगा मलेरियल वैक्सीन है, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, कोट डे आइवर ने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। किसने बनाया है इसको, तो इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये पुणे इंडिया में है, ठीक है। पुणे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स है। सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले भी बहुत वैक्सीन बनाई है, कोविड के टाइम वैक्सीन बनाई थी, पोलियो, डिप्टीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, मीजल्स, मम्स और रूबेला के लिए भी इन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड की है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी न्यूज़। तो इन्फ्लीमेन क्या है, इन्फ्लीमेन है इन्फ्लीमेन है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस नेटवर्क। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, न्यू दिल्ली में। किसके कॉपरेशन से, तो ये इंडिया और फ्रांस के कॉपरेशन से इस्टेब्लिश किया गया है। क्या है ये एक जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें साइंटिफिक एक्सचेंजेस होंगे, जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए जाएंगे। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किसके लिए है, तो ये मलेरिया के लिए वैक्सीन बनाई गई है। किसने बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। और ये इसको किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो इस कंट्री तो ये कोट डे आइवर एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में कंट्री है, कोस्टल कंट्री, उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। उन्होंने अपने देश में इसको लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड। तो चांदीपुरा वायरस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, आपको ये याद रखना है सबसे पहले। तो ये गुजरात में रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। चांदीपुरा वायरस कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है, गुजरात में रिपोर्ट किया गया है। चांदीपुरा वायरस क्या है, ये RNA वायरस है बिलोंगिंग टू रैबिडोविरिडे फैमिली, ठीक है, बिलोंगिंग टू रैबिडोविरिडे फैमिली। आपको ये तो खैर नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि ये RNA वायरस है, ठीक है। ये DNA वायरस नहीं है, ये RNA वायरस है, ठीक है। तो याद रखिएगा रेबीज वायरस का ये फैमिली बिलोंग करता है, ठीक है। जो रेबीज वायरस है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चांदीपुरा वायरस कहाँ से है, तो ये गुजरात, मतलब कहाँ से नहीं, मतलब कहाँ से डिटेक्ट हुआ है, तो ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है गुजरात में। और ये RNA वाला वायरस है, DNA वाला वायरस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर पोर्टल एंड ऐप इनॉग्रेटेड। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इन कोलकाता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो ये कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया है। और इसी से रिलेटेड ऐप जिसका नाम है भू संकट वेब पोर्टल और लैंडस्लाइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर इज सेटअप एट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जो हेडक्वार्टर्स है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। यहीं पे नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्ट सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। तो ये 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपडेट करता है, ये डिटेक्ट करता है मिनरल रिसोर्स असेसमेंट एंड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर है, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड आप 3 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली तो बात यह है कि 1851 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है, मिनरल रिसोर्स जो
जो भी मिनरल रिसोर्स है इंडिया में उनका असेसमेंट करना। थर्ड है ये कहाँ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ का है, कहाँ पे है इनका, तो हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। क्योंकि हेडक्वार्टर्स इनका कोलकाता में है इसीलिए जो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर आया है वो भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के ही पास आया है, कोलकाता में ही आया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया है, कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया है। और साथ ही साथ भू संकट वेब पोर्टल और लैंडस्लाइड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ बातें, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो चांदीपुरा वायरस के बारे में कुछ बातें थी कि ये गुजरात से रिपोर्ट किया गया है और ये कौन सा वायरस है, तो ये आरएनए वायरस है। ये यहाँ पे दो बातें चांदीपुरा वायरस की थी। बाकी नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे आया है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास आया है कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में तीन बातें देखी थी हमने। 1851 में इस्टेब्लिश हुआ था। मिनरल रिसोर्स जो है इंडिया की उनका असेसमेंट करता है। और क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एनवायरनमेंट सेक्शन से कुछ बातें कर लेते हैं। हमारा फाइनेंस सेक्शन, फाइनेंस एंड इकोनॉमी सेक्शन हम लोग ने देख लिया। हम लोग ने उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी करंट अफेयर्स आए हैं उनको इंक्लूड किया है। अब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क से रिलेटेड है। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी यहाँ पे इनॉग्रेट की गई है, ठीक है। साउथ इंडिया की पहली और कंट्री की सबसे बड़ी लेपर्ड सफारी, ठीक है। तो याद रखिएगा बनरघट्टा में क्या हुआ है, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में तो यहाँ पे लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लॉन्च की गई है, ठीक है। लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी लॉन्च की गई है बनरघट्टा नेशनल पार्क में, ठीक है। बनरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है, ये कर्नाटका में है, याद रखिएगा कर्नाटका में है, ठीक है। बनरघट्टा नेशनल पार्क, इसके बीच से जो बहती रिवर है उसका नाम है सुवर्णमुखी रिवर। सुवर्णमुखी रिवर जो है ये मेन सोर्स ऑफ वाटर है, जो भी एनिमल्स है पार्क में, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, उसमें जो है स्वर्णमुखी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बनरघट्टा नेशनल पार्क में क्या हुआ है, इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी है। इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी नहीं है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी कहाँ है। इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में आई है। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, कर्नाटका में है। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के बीच सुवर्णमुखी रिवर नाम की नदी बहती है, जो कि सबसे मेन सोर्स है वाटर की, वहाँ पे जल का एकमात्र स्रोत है सुवर्णमुखी रिवर, ठीक। नेक्स्ट है स्टेरीफोस वांगला। ये क्या है, ये नया डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ स्पाइडर है जो कि डिटेक्ट किया गया है वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय में, ठीक है। तो आप अगर जानते होंगे कि वांगला जो है वहाँ पे एक फेस्टिवल है, वहाँ पे ड्रम फेस्टिवल है, वांगला उत्सव, जो कि गारो कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। उन्हीं के नाम पे ये स्पाइडर स्पीशीज का नाम रखा गया है, ठीक है। स्टेरोफोपस वांगला, स्टेरोफोपस वांगला ये किसकी स्पीशीज है, तो ये स्पाइडर की स्पीशीज है। कहाँ से आई है, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय से आई है। और ये किसके नाम पे है, तो वांगला उत्सव जो कि ड्रम फेस्टिवल है गारो कम्युनिटी का, वहां से आई है, ठीक है। तो ये बातें कुछ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनरघट्टा नेशनल पार्क में क्या हुआ है, तो बनरघट्टा नेशनल पार्क में इंडिया की लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी को लॉन्च किया गया है, लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी। बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ है, ये कर्नाटका में है, ठीक है। इसके बीच कौन सी रिवर बहती है, सुवर्णमुखी रिवर बहती है, सुवर्णमुखी रिवर बहती है, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात है स्टेरीफोपस वांगला। ये क्या है, ये स्पाइडर की स्पीशीज है जो कहाँ पे मिली गई है, जो कहाँ पे डिटेक्ट की गई है, जो कि गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, मेघालय के गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में डिटेक्ट की गई है। वहीं से जो भी गारो फेस्टिवल है जिसका नाम वांगला है, उसी के नाम पे स्टेरीफोपस वांगला नाम रखा गया है स्पाइडर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कंप्लीट फौना लिस्ट से रिलेटेड। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी है जिन्होंने लॉन्च किया है, जिन्होंने प्रिपेयर किया है कंप्लीट फौना लिस्ट, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना आप जानते हैं ना, फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर्स, फौना मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो जो है फौना लिस्ट कंप्लीट फौना लिस्ट इंडिया ने प्रिपेयर की है, जिसमें कितने स्पीशीज़ हैं, लगभग 1 लाख
4,561 स्पीशीज़ इंक्लूड किए गए हैं, लगभग 1 लाख स्पीशीज़ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और ये इसको किसने प्रिपेयर किया है? इसको प्रिपेयर किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में है। कोलकाता में और किस चीज़ का हेडक्वार्टर्स अभी हमने देखा था? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और यहीं पे क्या खोला गया है? नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो जो भी इतनी स्पीशीज़ इंक्लूड की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो रिच रीजन है वो है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ 28 स्पीशीज़ जो है सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें लगभग 1358 बर्ड स्पीशीज़ को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 79 एंडेमिक है, मतलब और कहीं मिलती ही नहीं है। एंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे ही, पर्टिकुलर जोग्राफिकल बाउंड्री में ही पाई जाती हैं। तो 79 ऐसी बर्ड स्पीशीज़ हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं और कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट फौना लिस्ट में बर्ड की जो स्पीशीज़ है उसमें खासा महत्व दिया गया है, जिसमें से 1358 बर्ड स्पीशीज़ में से 79 ऐसी हैं जो कि एंडेमिक है, ठीक है। और जो बायोग्राफिक रीजन है जिसमें जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ दीज स्पीशीज हैं वो है 28, ठीक है। याद रखिएगा वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है पाम ट्री। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्लांट करेगी पाम ट्रीज। क्यों? क्योंकि लाइटिंग के दौरान पाम ट्रीज जो है वो लाइटिंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और किसी की डेथ नहीं होती है, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस नहीं होता है, ठीक है। तो पाम ट्री जो है मोनोकोटिलेडनस सीड है, ट्री है, ठीक है। इट हैज 6 स्पीशीज विच इंक्लूड कोकोनट, ऑयल पाम, बीटल नट, पाल्मेरा, ठीक है। पल्मायरा जो है ये स्टेट ट्री है तमिलनाडु का, ठीक है। पल्मायरा ट्री जो है ये स्टेट ट्री है तमिलनाडु का। पांड्यास का भी जो, पांड्यास आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पांड्यास, चोलास, पांड्यास और चेरास थे। तो पांड्यास का जो सिंबल था वो पाल्मेरा था, ठीक है। जैसे बो एंड एरो सिंबल जो था वो चेरास का था, ठीक है। बो एंड एरो सिंबल जो था वो चेरास का था। उसी तरीके से पांड्यास का क्या सिंबल था, स्टेट सिंबल था पल्मायरा, ठीक है। पाल्मायरा, ठीक है। ये ट्री था पल्मायरा ट्री, पाम ट्री, ठीक है। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पाम ट्रीज को प्लांट करेगी पूरे ओडिशा भर में, ताकि जो भी लाइटिंग है वो पाम ट्री बहुत ईजिली ऑब्जॉर्व करते हैं। पाम ट्रीज में कौन कौन से ट्रीज आते हैं? तो कोकोनट आता है, ऑयल पाम आता है, बीटल नट आता है, पल्मायरा आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक बार फिर से न्यूज़ देख लेते हैं अपनी। तो कंप्लीट फौना लिस्ट किसने प्रिपेयर की है? इंडिया ने प्रिपेयर की है। इंडिया ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर की है, जिसमें से लगभग 1 लाख स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है। 1,04,561 स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 1,04,561 स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसमें से बर्ड स्पीशीज़ जो है वो 1358 है, जिसमें से 79 जो है एंडेमिक है, मतलब वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पाम ट्री के से रिलेटेड न्यूज़ क्या है? तो ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पाम ट्रीज को प्लांट किया जाएगा ओडिशा भर में, क्योंकि पाम ट्रीज जो हैं ये डेथ्स को बचाते हैं, ये अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस जो कोई भी कैजुअलिटी होती है उसको बचाते हैं लाइटिंग जब होती है, ठीक है। जब लाइटिंग होती है, थंडर एंड लाइटनिंग होती है, तो पाम ट्रीज वो थंडर एंड लाइटनिंग को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो भी ह्यूमन लाइफ है उनको बचाया जा सकता है, ठीक है। पाम ट्रीज के कई प्रकार होते हैं, जैसे ऑयल पाम, बीटल नट, पल्मायरा, कोकोनट, एक्सेट्रा, ठीक है। और पल्मायरा जो है पाम ट्री का एक स्पीशीज है जो कि स्टेट ट्री है तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर से रिलेटेड। तो केरला के एक ठस्कारा पंचायत है, ठस्कारा पंचायत, जहाँ पे केरला ने जिस पंचायत ने अपना पब्लिश किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या है? जो भी लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं और उनसे रिलेटेड जो नॉलेज है उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए केरला में कोई, केरला का जो पंचायत है थस्कारा पंचायत, वहाँ पे कोई ऐसी इंडिजिनस नॉलेज है, कोई स्वदेशी नॉलेज है, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, ताकि जो भी अगर कभी भी आगे चल के कोई भी विदेशी आता है, वो पेटेंट फाइल करता है कि हमें इसकी नॉलेज है, तो उसको ये बताया जा सके ये इंडिजिनस नॉलेज है, ना कि आपकी नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का कॉन्सेप्ट आया है। और ये कहाँ से आया है? तो ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 से आया है, जिसमें क्या प्रोविजन है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है, लोकल लोगों की जो कमेटी होगी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, वो एक रजिस्टर
प्रिपेयर करेगी इन कंसल्टेशन विद लोकल पीपल। तो उस रजिस्टर में क्या होगा, उस रजिस्टर में वही जैसे हमने बताया आपको, वहाँ की लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की नॉलेज होगी, उनसे रिलेटेड मेथड्स होंगे, उनसे रिलेटेड और भी कुछ भी बातें हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, कोई भी टैक्सोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कोई पैथोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें उस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे आई है अभी अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो थस्कारा पंचायत है केरला में, उन्होंने अपनी पब्लिश की है अपडेटेड पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। तो सुकिंदा वैली में क्रोमियम कंटेमिनेशन हो गया है ग्राउंड वाटर का। ठीक है, तो याद रखिएगा सुकिंदा वैली कहाँ है, तो ये ओडिशा में है। ठीक है, तो जो कोलकाता बेंच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उन्होंने ऑर्डर किया है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB को कि वो इन्वेस्टिगेट करे क्रोमियम कंटेमिनेशन सुकिंदा वैली में। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें हैं आपको याद रखना है, क्रोमियम कंटेमिनेशन कहाँ पे हो रही है, सुकिंदा वैली में हो रही है, क्योंकि ओडिशा में बहुत क्रोमियम माइंस बहुत हैं। ठीक है, क्रोमियम रिसोर्सेज बहुत हैं ओडिशा में, जिसकी वजह से सुकिंदा वैली में क्रोमियम कंटेमिनेशन हुआ जा रहा है ग्राउंड वाटर में। ठीक है, और क्रोमियम जो है वो हाईली सोल्यूबल है इन वाटर। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ है, ये सुकिंदा वैली ओडिशा में हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं दोनों न्यूज़। तो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ से आया है, तो थस्कारा पंचायत केरला से आया है, ये इन्होंने पब्लिश किया है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का प्रोविजन कहाँ पे है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है, जिसमें लोकल पीपल रहेंगे, वो आपस में सहमति बना के कंसल्टेशन करके लोकल लोगों से और लोगों से जो भी लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज है, प्रोसेस है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको एक रजिस्टर में डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जिसका नाम होगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ताकि जो भी बायो थेफ्ट हो रही है, बायो टेररिज्म हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमियम कंटेमिनेशन। तो ये कहाँ हुआ है, ये क्रोमियम कंटेमिनेशन सुकिंदा वैली ओडिशा में हुआ है। ठीक है, क्रोमियम जो है काफ़ी रिसोर्स, क्रोमियम की जो रिसोर्सेज है, माइंस हैं, वो काफ़ी अवेलेबल है ओडिशा में, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे कंटेमिनेट हुआ जा रहा है, मेनली सुकिंदा वैली में। ठीक है, क्रोमियम जो है काफ़ी सोल्यूबल है ग्राउंड वाटर में, मतलब वाटर में, इसलिए ये कंटेमिनेशन बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या हुआ है कि जो भी फंड्स मिले थे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को, उसमें 2/3 फंड्स जो है सिर्फ डस्ट मैनेजमेंट में चला गया है, और लेस देन 1% जो हुआ है वो एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए यूज़ किया गया है। एयर पोल्यूशन को टैकल करना मेन मकसद था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का, तो वो तो नहीं हो पाया, बल्कि डस्ट मैनेजमेंट में ही ऑलमोस्ट सारे पैसे चले गए हैं, सरकार का ये कहना है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, ये लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये लॉन्च किया गया था। कब, 2019 में। क्यों लॉन्च किया गया था, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। कहाँ पे, 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी, जो भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में जो स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं कर पा रही थी, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला गया था, और उनके लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, PM 2.5 और PM 10 को रिड्यूस करना था बाय 20% इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो PM 10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को 20% तक रिड्यूस करना था इन 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी, तो जो भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रही थी पिछले 5 सालों में, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अब नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या थी, तो ये एयर क्वालिटी का स्टैंडर्ड बताती थी कि ठीक है, कि ये लेवल बताती थी कि एयर क्वालिटी कितनी गंदी है या कितनी साफ़ है। इनमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते थे, तो इनमें PM 10, PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, NH3 मतलब अमोनिया। ठीक है, बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल इंक्लूड किए गए थे। तो इन सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको मेजर किया जाता था, और एयर क्वालिटी जज की जाती थी, एयर क्वालिटी को असेस किया जाता था। तो जो भी सिटीज़ थी इंडिया में, जो ये एयर क्वालिटीज़, जो भी सिटीज़ थी इंडिया में, जो भी ये PM 2.5, PM 10 या ओजोन, लेड, बेंजीन, इन सब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज़ बोला गया था, और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च
किया गया था। इसमें क्या कर रहा था, इसमें PM2.5 और PM10 के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करना था बाय एटलीस्ट 20% इन 5 ईयर्स। और बेस ईयर इसका कंपैरिजन का क्या था, तो 2007 इसका बेस ईयर का कंपैरिजन था। ठीक है, तो इसी के लिए जो फंड्स आए थे वो 2/3 फंड्स जो यूज हुए हैं वो डस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में यूज हो गए हैं, और सिर्फ 1% ही यूज किया गया है, लेस देन 1% जो है वो यूज किया गया है एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो ये बहुत ही कंसर्निंग बात थी, इसलिए ये डिस्कस किया गया था। ठीक है, आशा करते हैं आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, इसको किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। कब लॉन्च किया गया था, 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी को मैनेज करना। रिडक्शन टारगेट क्या था, कट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM2.5 बाय एटलीस्ट 20% इन 5 ईयर्स। बेस ईयर क्या था कंपैरिजन के लिए, 2017। कौन कौन सी सिटीज़ को कवर किया गया था, तो 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को कवर किया गया था। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिनकी जो एयर क्वालिटी थी वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से बहुत गंदी थी, बहुत ख़राब थी, तो वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहलाई थी। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, तो ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो कि डिफाइन करता है कि एयर क्वालिटी कैसी है। ठीक है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में, तो PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ओजोन, लेड, बेंजीन, पायरीन, आर्सेनिक और निकल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है डिक्लेरेशन ऑफ रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ भोपाल एज 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अब क्या होगा, रातापानी टाइगर रिजर्व होगा, ये 8th टाइगर रिजर्व हो जाएगा MP का। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर आप MPPCS दे रहे होंगे तो आपको याद रखना है कि ये रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, 2 जिला हैं, उनमें ये फॉल करता है। ठीक है, और ये विंध्या हिल्स में है। ठीक है, विंध्या हिल्स पे ये लाई करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, MP में है। ये 8th टाइगर रिजर्व बनी है MP की, 8th टाइगर रिजर्व बनी है। ठीक है, और ये कहाँ किस जिले में है, सीहोर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सीहोर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और विंध्या हिल्स पे लोकेटेड है। ठीक है, विंध्या हिल्स पे ये प्लेस्ड है। ठीक है,